हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो हमारे मुफ्ती आईएएस से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल मुफ्ती आईएएस से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए इस नए साल के उपलक्ष्य में मैं उनको जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और उसके साथ मैं अपनी क्लास शुरू करता हूं। तो दोस्तों, हमने जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम जो संविधान के टॉपिक को पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है। हमने उस पर जो है डायग्राम, उसका जिसे विषय सूची कहा जाता है, हमने उस पर चर्चा की थी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। हमारा जो पहला जो थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोकतंत्र, क्योंकि संविधान पढ़ना है तो लोकतंत्र के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहां लोकतंत्र नहीं होगा, लोकतंत्र जो है संविधान के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जो है हम देखेंगे कि लोकतंत्र कैसे, लोकतंत्र क्या चीज है और वो कैसे है। और उसके बाद जो है हम संविधान पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि संविधान क्यों जरूरी है। अब उसके बाद जो है फिर हम डायरेक्ट अपने संविधान के टॉपिक पे चलेंगे, पॉलिटी के टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, लोकतंत्र, लोकतंत्र जिसे डेमोक्रेसी कहा जाता है, डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो यह जो डेमोक्रेसी है, सबसे पहले हम इसका जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों, डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी ये जो है यूनानी भाषा के दो शब्द से बना है, जिसका नाम है डेमोस, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है लोगों का, इसका अर्थ होता है लोगों का, और इसका अर्थ होता है शासन। तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी शब्द से ही ये हमें देखने को पता चलता है, या यूनानी भाषा का शब्द है डेमोक्रेसिया, और इससे पता चलता है हमें कि यह जो है लोगों का शासन है। तो जहां लोकतंत्र होगा वहां लोगों का शासन होगा, अर्थात वहां की जो है शासन की जो सत्ता होगी, जो पावर होगा, उसका मुख्य स्रोत जो होगा वो वहां की जनता होगी। तो वह जहां ऐसे होगा वह देश क्या होगा? लोकतंत्र होगा। तो चलिए देखते हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो बहुत फेमस नाम है, या जो है अब्राहम लिंकन जी जो है, इनके शब्दों में क्या कहा गया है? अब्राहम लिंकन के शब्दों में कहा गया है कि जनता की जनता की जनता की जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई जो है संवैधानिक व्यवस्था, मतलब बनाई गई जनता के लिए बनाई गई सरकार जो है वह क्या है? वह लोकतंत्र है। अब हम देखेंगे कि वास्तविक लोकतंत्र क्या हो सकता है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है वास्तविक लोकतंत्र क्या हो सकता है, और एक वास्तविक लोकतंत्र की पहचान क्या हो सकती है। वास्तविक लोकतंत्र दोस्तों वो हो सकता है लोकतंत्र जिस लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के मतों का मूल्य समान होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के मतों का मूल्य समान होना चाहिए, और जो निर्णय होता है, जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, अंतिम निर्णय जो लेने की क्षमता होती है, वह जो है जनता के अंदर होनी चाहिए। जनता जो है अंतिम निर्णय लेने के लिए क्या वहां हकदार है, यही चीजें हमें देखना है। तो सबसे पहला टर्म जो आता है वह है क्या अंतिम निर्णय लेने का पावर जो है वह जनता के पास है, या होना चाहिए। अगर है तो जो अंतिम निर्णय लेने का पावर अगर जनता के पास है तो वह लोकतंत्र का एक क्या है? उदाहरण है। अब जो दूसरा होगा हमारा, वो देखेंगे कि क्या प्रत्येक जनता के
मतों का मूल्य जो है, मतों का मूल्य जो है समान है, यह भी देखना पड़ेगा। और तीसरा टर्म जो होगा वह जो है लोकतंत्र में वयस्क नागरिक का एक वोट का सामान्य मूल्य होना चाहिए और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सत्ता में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता। जो हमारा तीसरा टर्म होगा वह होगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष चुनाव एवं जनता की सहभागिता। और जो चौथा टर्म होगा दोस्तों वह होगा कि राज्य में जो विधायिका होगी, विधायिका और प्रशासन तथा नागरिकों के मध्य खींची गई मानक रेखा जो है, मानक रेखा किसकी? अधिकारों की मानक रेखा, अधिकारों की मानक रेखा जो है क्या उस पर कार्य करता है? अधिकारों की क्या उस पर जो है उस पर कार्य करता है? क्या उनका कार्य क्षेत्र किसी का हनन तो नहीं करता है? या जो नागरिक के अधिकार हैं, नागरिक के अधिकार पर क्या विधायिका का जो पावर है वो भारी पड़ता है, या मतलब उसके अधिकारों का हनन करता है, या कि जो है प्रशासन जो है ऐसा कार्य करता है जो वहाँ मतलब लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों का क्या हनन होता है? अगर नहीं होता है, उनकी अपनी एक मानक रेखा है और वो मानक रेखा से अपना जो है उसी मानक रेखा पे क्या करते हैं, अपना जो है अपने नियम और कायदे कानून को क्या करते हैं, चलाते हैं। तो उसी तरीके से ये देखेंगे तो ये जो है लोकतंत्र की एक छवि होती है। अब हम लोकतंत्र के बारे में इतना जान गए कि लोकतंत्र जो है इस टाइप का होता है, लोकतंत्र इसे कहते हैं। अब हमारा जो अगला चरण होगा दोस्तों वह होगा संविधान। संविधान की छवि क्या होनी चाहिए, संविधान को हम देखेंगे। संविधान के लिए संविधान के बारे में जानेंगे, संविधान है क्या। तो संविधान जो है राज्य की एक राजनीतिक व्यवस्था है, राज्य की एक राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा है। जिस तरीके से देखेंगे कि हमारा जो शरीर है, हम शरीर से अपने ले लेते हैं, हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर ऊपर से हम देखते हैं तो हमें ऐसे दिखाई देता है, लेकिन यह शरीर, इस शरीर के अंदर एक ढांचा है और उस ढांचे में जो है तरह तरह की नसें और हमारे शरीर के ऑर्गन्स पार्ट जो हैं, और उसके ऊपर जो ये चमड़ा, किसी का काला किसी का गोरा, तो वो तो एक अलग बात है। तो ये डिजाइन कर दिया जाता है, तो क्या होता है, मनुष्य अपने आप में फिर क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से जो है राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का सबसे पहले एक सांचा ढांचा होता है और उसी सांचे ढांचे का निर्माण किया जाता है, और वह सांचा ढांचा जो जिसका निर्माण किया जाता है वह जनता के लिए बार बार आएगा, क्योंकि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का जो स्रोत होता है वह जनता ही होता है। खास करके लोकतंत्र में यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखेंगे कि जो हमारा जो सबसे पहली व्यवस्था होनी चाहिए वो राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का सांचा ढांचा होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा जो टर्म हम देखेंगे वह जो देखेंगे कि राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना और शक्तियों की व्यवस्था। क्या जो है देखेंगे हम, क्या कि जो हमारा संवैधानिक लेख जो तैयार हुआ है उसमें क्या विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की और उनके शक्तियों की व्यवस्था की गई है। हाँ दोस्तों, अगर संविधान होगा तो उसमें ये चीज व्यवस्थित आपको दिखाई देगी।
अगला टर्म जो हमारा होगा वह होगा संविधान निर्माताओं की जो है, संविधान निर्माता जो हमारे होते हैं उनकी दूरदर्शिता। संविधान निर्माण करते समय उसमें एक दूरदर्शिता का जो है लक्ष्य रखा जाता है कि हमारा संविधान जब धीरे धीरे वे में आएगा तो इसको क्या क्या आवश्यकताएं होंगी और ये संविधान कैसे आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो है दूरदर्शिता और उनके आदर्श मूल्यों का, आदर्श मूल्य कैसे होता है, आदर्श मूल्य ये होता है जिसमें किसी नागरिक का किसी तरीके से हनन न किया जाए अधिकारों का। तो ये जो है उनके आदर्श मूल्यों का दर्पण होता है संविधान। किसके आदर्श मूल्यों का? संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और आदर्शों का क्या होता है? दर्पण होता है। संविधान को देखते ही स्पष्ट पता चल जाता है कि संविधान जो लिखा गया है वह जो है क्या उनकी दूरदर्शिता और आदर्श मूल्यों का दर्पण है। अब चलिए देखते हैं हमारा जो अगला टर्म आता है दोस्तों, वह आता है जनता की विशिष्टता। सबसे मेन टॉपिक जो है संविधान के निर्माण में, सबसे मेन टॉपिक जो है घूम घुमा के आपको ये चीज देखने को मिलेगा, क्या इनके जो है आदर्शों और क्या इनके जो है अधिकारों और इनके जो है इनके अधिकारों और इनके कार्य क्षेत्रों और इनके रहन सहन की व्यवस्था का सिस्टमेटिक ढंग से क्या निर्माण किया गया है। तो ये चीज देखना होगा कि जनता की विशिष्टता उसकी सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रकृति और आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है। संविधान क्या होता है? संविधान जो है जनता की जनता की विशिष्टता सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है। जो संविधान होता है वह जो है जनता की विशिष्टता और उसकी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर दोस्तों आधारित होता है। अगर कोई संविधान बनता है या ऐसा कोई लेख तैयार किया जाता है राज्य के लिए अगर तैयार किया जाता है और उसमें यह चीज नहीं झलकता है और इसका हनन हो रहा है तो दोस्तों वाकई में वो संविधान नहीं है, वहाँ एक तानाशाही शासन होगा, वह जो है लोकतंत्र भी नहीं होगा, ना तो वहाँ संविधान की कोई गरिमा होगी। चलिए हम देखते हैं आगे देखते हैं कि मौलिक कानूनी आलेख के साथ साथ एक सामाजिक गतिशील प्रक्रिया है। यह भी हमें देखना होगा कि जब संविधान जो है, जो संविधान जो लिखा गया है, क्या वह संविधान जो है मौलिक और कानूनी आलेखों के साथ साथ एक सजीव और गतिशील प्रक्रिया है। संविधान का एक अपना जो गुण होना चाहिए वह होता है कि वह जो है मौलिक कानूनी आलेख के साथ साथ यह चीज देखने को मिलता है कि क्या ये सजीव और गतिशील प्रक्रिया है, ये व्यवस्था जो है क्या इसमें गतिशील है। अगर गतिशील है तो वास्तव में वह एक अच्छा संविधान है और वह संविधान के मानक को क्या करता है? तय करता है। अब संविधान क्यों, हम ये देखेंगे कि संविधान क्यों। अभी तक हमने देखा कि संविधान किन किन मानक को अगर तय करता है तो वह संविधान है। अब हम देखेंगे कि संविधान क्यों, संविधान की आवश्यकता क्यों। विभिन्न समुदायों को एक साथ लाना। संविधान सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि जो हम देखेंगे समाज में जो हमारे था वो समाज हमारा जो है कई तरह तरह के मतलब समुदाय, तरह तरह के वर्ग, तरह तरह के ऊंच नीच, इस तरीके के मतलब हर चीज जो है एक प्रक्रिया में नहीं थी। कोई छोटा है तो कोई बड़ा है और कोई अमीर है तो कोई गरीब है। तो ये चीज जो है इसकी जो है विभिन्न समुदाय जो होते थे, विभिन्न तरीके के लोग होते थे, क्या उनको एक साथ लाने का क्या यह प्रयत्न नहीं है? यह प्रयत्न है। अगर संविधान है, हम देखिए दोस्तों, हम अपने घर में कुछ रहें, किसी वर्ण से रहें, किसी समुदाय से रहें, लेकिन जब हम पब्लिक प्लेस पे आते हैं तो हम क्या होते हैं? एक होते हैं। हमारा जो है, क्योंकि हम संविधान के एक बैनर तले हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है और हमारा जो ये जो है राष्ट्र है, वह जो क्या करता है, वो सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देता है। तो हम देखते हैं कि इसकी जो जरूरत पड़ी संविधान क्यों, तो इसकी जरूरत जो पड़ी वो विभिन्न समुदायों को एक साथ लाने का इसका क्या था? पर्पस था।
अब देखिए, और यह होना भी चाहिए। अब देखिए हम देखते हैं जो दूसरा टर्म हमारा है वह है सरकार गठन की प्रक्रिया तथा फैसला लेने का अधिकार। संविधान अगर होगा तो संविधान के आधार पर ही सरकार के गठन की प्रक्रिया तय की जाएगी और तथा सरकार द्वारा जो है फैसला लेने का अधिकार जो है वह संविधान के अंतर्गत ही रखा जाएगा और इसे हर व्यक्ति मानने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा, क्योंकि यह एक जो है संवैधानिक प्रक्रिया होगी। चलिए देखते हैं सरकार के अधिकारों की सीमा तथा नागरिकों के अधिकार। अगर संविधान है दोस्तों, अगर संविधान है तो उसी संविधान के अंतर्गत क्या होगा, सरकार के भी अधिकारों की एक सीमा रखी जाएगी और नागरिकों के भी अधिकारों की एक सीमा रखी जाएगी। सरकार नागरिकों पर भी हावी नहीं हो सकता, उनके अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। आप आगे चल के क्या पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकार जो है आप आगे चल के पढ़ेंगे तो यह जो है यहीं से निकल के आता है, संविधान से निकल के आता है। अगर कहीं संविधान नहीं है तो वहां मौलिक अधिकार का भी कोई माने नहीं और मूल कर्तव्य का भी कोई माने नहीं है। चलिए देखते हैं हम बेहतर समाज हेतु लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति। बेहतर समाज हेतु लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति। बेहतर समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए संविधान की आवश्यकता हुई। संविधान की आवश्यकता जो हुई वो समाज को बेहतर बनाने के लिए हुई और उसके आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिए जो है हुई। अब देखिए संविधान का महत्व। संविधान का महत्व क्या है, अभी तक हमने देखा क्यों संविधान क्यों जरूरी है। संविधान पहले देखा संविधान है क्या, फिर हमने देखा संविधान क्यों। अब देखेंगे हम संविधान का महत्व। संविधान का महत्व दोस्तों, संविधान अति महत्वपूर्ण है, किसी भी राष्ट्र के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी राष्ट्र में, चाहे वहां अध्यक्षात्मक शासन हो चाहे वहां संघात्मक शासन हो, बिना संविधान के उस देश की गरिमा जो है कोई रहती नहीं है। चलिए हम देखते हैं तो सरकार एवं नागरिकों के बीच संतुलन। अगर संविधान का जो महत्व है वह इसलिए है कि संविधान ही सरकार एवं वहां जो नागरिक हैं उनके बीच का जो संतुलन है वह बनाए रखने में क्या होता है, सक्षम होता है। अब हम आगे देखेंगे जो हमारा अगला टर्म होगा वह संविधान एक आलेख पत्र ना हो कि, संविधान केवल एक लिखा हुआ पुलिंदा ना हो कि लिख दिया कहानी ग्रंथ की चला चलो ठीक है, ऐसा संविधान नहीं होना चाहिए। संविधान क्या होना चाहिए संविधान का महत्व क्या है, क्योंकि संविधान क्या है, एक आलेख पत्र ना होके या आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के साथ निरंतर विकसित होने वाला सजीव तत्व है। सजीव तत्व है। सजीव क्यों है, सजीव इसलिए है कि यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें जो जैसे कोई संविधान बना, अब जो संविधान पहले बना आज वो जैसे जैसे हमारा विकास होता गया तो उसी वे में संविधान क्या होगा, संविधान में क्या होगा, हम अपनी इच्छा अनुसार जो है उसमें क्या करेंगे, संशोधन करेंगे और उसे अपने लायक बनाएंगे। अर्थात अपने लायक मैं स्वयं नहीं, मतलब जनता। चलिए ठीक है, देखते हैं देश की सरकार का दार्शनिक वैचारिक। संविधान का महत्व क्यों है, महत्व इसलिए है कि यह देश का संवैधानिक वैचारिक आधार को क्या है, मजबूती प्रदान करता है। जो हमारे देश की सरकार का दार्शनिक और वैचारिक आधार है उसको मजबूती प्रदान करने वाला क्या है, यह तत्व है। तो दोस्तों हमने देखा कि लोकतंत्र और संविधान, संविधान क्यों आवश्यक है और लोकतंत्र है क्या, संविधान क्या है, संविधान क्यों है, संविधान की महत्ता क्या है, यह चीज हमने जान लिया है थोड़ा थोड़ा सा। तो हम जो है अगर हमसे कोई पूछे तो हमें कम से कम 2 शब्द इस पर बोल देने के लिए कम से कम इतना जो है ज्ञान होना जरूरी है और इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते। हमने इन्हें इसलिए बताया क्योंकि अगर हम संविधान पढ़ रहे हैं तो इतनी जानकारी हमें होना आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों हम इसी के साथ अब हम चलेंगे अपने कहाँ पे, अगले टॉपिक पे। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह होगा क्या, हमारा अगला टॉपिक जो है दोस्तों हमारा अगला टॉपिक जो होगा वह होगा भारत का संवैधानिक विकास। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह क्या होगा, भारत का संवैधानिक विकास।
ये मान के चलिए संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। तो हम यही पढ़ेंगे भारत का संवैधान। तो हमारा जो है जो पहला अध्याय शुरू होगा भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, तो ये भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ? शुरू में तो आदमी एक जैसे ट्राइब्स होते हैं उसी तरीके से जीवन जी रहा था, तो उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, सीधी सी बात है। उसके लिए सारी चीजें पर्याप्त थी, ना तो उसको किसी स्रोत को इकट्ठा करना था, ना अपने लिए कोई चीज का स्टोरेज करना था, ना तो उसको इस चीज का कोई ज्ञान था। धीरे धीरे जैसे ज्ञान बढ़ा तो उसको आवश्यकता हुई कि हमें ये चीज चाहिए, हमें वो चीज चाहिए, हमें यह अपना है या पराया है, यह चीज होने लगा। जब यह चीज होने लगा तो दोस्तों हर व्यक्ति यह चीज सोचने लगा कि हमें इस चीज को क्या करना है, अपने सुविधा के अनुसार अपने लिए सेटअप करना है। तो यही जो है आगे चल के क्या बनता है, जो संवैधानिक विकास का कारण बनता है। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे हमारे देश में अंग्रेजों का आगमन। अगर अंग्रेज नहीं आते तो हो सकता है कि हमारे यहाँ राजतंत्र ही होता और ये जो संविधान है यह नहीं होता। संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी यह हम देखेंगे और इसी वे में इसका संवैधानिक विकास देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि मुगल दरबार में एक जो है अंग्रेज आता है और उसको क्या होता है, उसको जो है फैक्ट्रियां जो है स्थापित करने का अधिकार मिल जाता है। सबसे पहले भारत में कालीकट के राजा जामोरिन के यहाँ जो है वास्को डिगामा पहुंचते हैं और भारत की क्या होती है, खोज हो जाती है। तो क्या होता है, फिर धीरे धीरे आने का सिलसिला, विदेशियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो क्रम में सबसे पहले कभी कभी ये क्रम भी पूछ लेता है कि आने का क्रम क्या है। तो उनके आने का क्रम दोस्तों है PDEF, ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम जान लेंगे। तो सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, उसके बाद कौन आए थे, डच आए थे, उसके बाद कौन आए थे, इंग्लिश आए थे, मतलब अंग्रेज। और यही हमारे ऊपर जो है बहुत बड़ी छाप छोड़ गए। चलिए ठीक है, हम चर्चा करते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास का। तो दोस्तों देखेंगे कि अंग्रेज जो है अपना पैर जमाते हैं और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद जो है इनका टारगेट हो जाता है कि हमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे करके फूट डालो और राज करो के आधार पे शासन करना है। फिर क्या होता है, राज्य हड़प नीति आती है, तरह तरह के नियम आते हैं। तो ये जो है इसी वे में चलते जाता है। तो आप देखेंगे कि एक युद्ध होता है, उस युद्ध का वो युद्ध जो है 1757 में होता है, जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, प्लासी का युद्ध। और यह युद्ध जो है किसके मध्य होता है, अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। और इसमें अंग्रेज भी यही होते हैं और सिराजुद्दौला की क्या होती है, हार होती है। और जस्ट उसी के बाद जो है 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है और जब यह युद्ध अंग्रेज फतेह कर लेते हैं तो अंग्रेजों के पैर पूरी तरीके से भारत में क्या होता है, जम जाता है। पूरी तरीके से अंग्रेजों का क्या होता है, भारत में पैर जम जाता है। और यहीं से जो है शुरुआत होती है एक सिस्टम की। चलिए हम देखते हैं क्या होता है। जब ये इस युद्ध को जीत लेते हैं तो अंग्रेज पूरी तरीके से क्या होते हैं, हावी हो जाते हैं और ये अपने नियमों और अपने कानूनों को क्या है, थोपने लगते हैं। तो आपने इसमें देखा होगा, इसी वे में एक नाम आता है क्लाइव का, लॉर्ड क्लाइव का। लॉर्ड क्लाइव कौन होता है, यह जो है बंगाल का क्या होता है, यहीं से देखिएगा दोस्तों,
भारत का संवैधानिक विकास आपके समझ में आएगा। लॉर्ड क्लाइव जो होता है वह क्या होता है, वह बंगाल का गवर्नर होता है, वह बंगाल का गवर्नर होता है। बंगाल का क्या होता है, गवर्नर होता है लॉर्ड क्लाइव। अब आगे हम चल के देखते हैं। फिर जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पारित होता है। और यह एक्ट जो है भारत के संवैधानिक विकास का जो है पहला कदम होता है। इसमें दिखाई देता है कि संविधान के वे में जो है जाने का जो है एक रास्ता दिखाई देता है। जो रास्ता जो दिखाई देता है यही रास्ता आगे चल के क्या होता है, भारत के संविधान के निर्माण की आधारशिला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पड़ती है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, जो बंगाल का ये पॉइंट है दोस्तों, इसको आपको याद करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। अभी तक तो हम कहानी बता रहे थे ऊपर 2-4 लाइनों में, अब इसके बाद हम क्या चल रहे हैं जमीनी स्तर पे। इसमें क्या होता है, बंगाल का जो है गवर्नर जो है, बंगाल का गवर्नर, अब क्या होता है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। और इसी के अधीन जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन मद्रास और मुंबई के गवर्नर को क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। अब इसके बाद जो देखिए दोस्तों दूसरा जो टर्म निकल के आता है, और यही बंगाल का जो गवर्नर जनरल है इसका दूसरा कार्य क्या हो जाता है, यह प्रांतीय गवर्नरों पर, प्रांतीय गवर्नर जो होते हैं नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। तो ये जो पहला टर्म है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। अभी तक का जो गवर्नर था वो अब गवर्नर जनरल कहलाने लगा है। तो ये पूछेगा एग्जाम में, तो कहां से लिया गया, कहां से इसको अधिकार प्राप्त हुआ, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्राप्त हुआ है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो दूसरा टर्म हमने बताया कि मुंबई और मद्रास के गवर्नर को क्या किया गया, इसके अधीन कर दिया गया। अब देखिए गवर्नर जनरल की सहायता हेतु एक 4 सदस्यीय क्या किया गया, 4 सदस्यीय परिषद को बनाया गया। 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद, 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद को भी बनाया गया। और इसी में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही सर्वोच्च न्यायालय की क्या हुई, स्थापना हुई। और कहां हुई ये कलकत्ता में हुई दोस्तों, पूछेगा ये कलकत्ता में। और इसमें हुआ क्या, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश रखे गए। और इसी 1773 के रेगुलेटिंग के आधार पर 1774 में जो है, 1774 में कभी कभी ये टर्म है कि हम याद कर लेते हैं कि 1773 में जो है एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई। लेकिन 1773 में बात तो की गई, लेकिन जो है इसकी स्थापना जो है सर्वोच्च न्यायालय की वो 1774 में
1774 में क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। और इसी में सबसे महत्वपूर्ण जो टर्म आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, इसमें जो है प्रथम जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसे बनाया गया, प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनाया गया वह जो है वारेन हेस्टिंग को, वारेन हेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग को क्या किया गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अब दोस्तों हम देखेंगे जितने भी एक्ट आए हैं, हमने 1773 को पढ़ा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्टर्ड अधिनियम 1833, चार्टर्ड अधिनियम 1833। तो दोस्तों यहां जगह नहीं है, अब आप लोग जो हैं क्या करेंगे, तो दोस्तों हम देखेंगे चार्टर्ड अधिनियम 1833। हमने अभी तक देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1733 को। अब इसके बाद जो आता है, जो टर्म जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं चार्टर्ड अधिनियम 1833 में। चार्टर्ड अधिनियम 1833 में होता क्या है, भारत में अंग्रेजी कंपनी के प्रशासन कार्य का क्या हो जाता है, केंद्रीकरण हो जाता है। भारत में अंग्रेजी कंपनी के प्रशासन कार्य का केंद्रीकरण की छवि जो दिखाई देती है वो चार्टर्ड अधिनियम 1833 में दिखाई देती है। दोस्तों एक चीज हम आपको बताते चलें कि ये जो भारत का संवैधानिक विकास है ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन यहां से क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, जरूर से जरूर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको 2 क्वेश्चन पर ये समझ लीजिए पकड़ बनानी है, संविधान के 2 क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, अभी तक हमने पढ़ा था कि जो गवर्नर था 1873 के रेगुलेटिंग में हमने पढ़ा था कि जो गवर्नर था बंगाल का वह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था। तो यहां तक आते आते चार्टर्ड अधिनियम 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वह अब क्या कहलाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगा। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद जो है वह लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का पद क्या किया, सुशोभित किया। अब चलिए देखते हैं, यह जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके 1 लाइनर में किसी भी एग्जाम में। और भारत में अंग्रेजी कंपनी के प्रशासन के कार्य का केंद्रीकरण यहीं से शुरू होता है, यह भी आपको जानकारी रखना है। और संपूर्ण जो है संपूर्ण सैनिक राजस्व और की निगरानी निर्देशन सपरिषद भारतीय गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। दोस्तों ये चीज भी देखेंगे कि संपूर्ण जो है सैनिक और राजस्व की जो निगरानी और निर्देशन की जो व्यवस्था थी वो सपरिषद भारतीय गवर्नर जनरल को, सपरिषद कौन थी, सपरिषद एक तरीके की परिषद थी, और उस परिषद के साथ भारतीय गवर्नर जनरल को क्या किया गया, सैनिक और राजस्व की क्या किए गए, अधिकार जो है सौंप दिए गए। अब जो है अगला जो टर्म निकल आता है, नियंत्रण बोर्ड का प्रधान जो है वह जो है भारतीय मामलों का मंत्री बना और इसकी देखरेख के लिए 2 अन्य मंत्रियों का क्या हुआ, नियुक्ति हुआ। अब देखिए विधायी क्षेत्रों का केंद्रीकरण किया गया। इसमें क्या किया गया, अगला टर्म जो है विधायी क्षेत्रों का केंद्रीकरण किया गया और भारत के कानूनों का वर्गीकरण किया गया और इसकी देखरेख के लिए, इसके कार्यों को संचालित करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया, अर्थात विधि आयोग की स्थापना की गई। तो यह भी देखेंगे कि विधि आयोग की स्थापना का जो सबसे पहला टर्म मिलता है वह चार्टर अधिनियम 1833 में मिलता है। और इसके बाद आगे चलते हैं, हम देखते हैं सपरिषद की जो बात आई, गवर्नर जनरल सहित जो उसकी परिषद होती थी उसको सपरिषद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अंग्रेजी शासनाधीन संपूर्ण क्षेत्र
उस समय के अंग्रेजी शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र थे उन संपूर्ण क्षेत्र को सपरिषद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को उन क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार भी जो है क्या हुआ, चार्टर्ड अधिनियम 1835 में प्राप्त हो गया। अब आगे बात आती है भावी केंद्रीय विधानमंडल। देखिए 1833 में जो आज आपका विधानमंडल है वह उसकी छवि जो दिखाई देती है वह चार्टर्ड अधिनियम 1835 में दिखाई देती है। भावी केंद्रीय विधानमंडल और शाही, ये एंड है, हम सिंबल बनाते हैं एंड का, ज्यादातर हमारी आदत है। तो चलिए देखते हैं विधानमंडल और शाही विधान परिषद की क्या हुई, नींव पड़ गई दोस्तों। तो जो हमने पढ़ लिया 1873 का 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट, और ये हमने अभी पढ़ा चार्टर अधिनियम 1833। और इसी के साथ मैं दोस्तों आज अपनी क्लास को विराम देता हूं, और मैं जो है आप लोगों से यह अपेक्षा करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें कि मुफ्ती IAS चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम वीडियो बनाना बंद नहीं करेंगे और आपके लिए इसी तरीके से हम आगे चलते रहेंगे और आपके लक्ष्य को सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों हम इसी अल्फाज के साथ विदा लेते हैं। आप हैप्पी न्यू ईयर, आप लोग जो है नए साल का आनंद लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।